आयुर्वेद। यहाँ पे देखो आयुर्वेद में सबसे पहले ये डिफिनीशन दी गई है, ये आयु की दी गई है। ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे पहला जो श्लोक दिखाई दे रहा होगा, जब अभी बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो चरक सूत्र फर्स्ट में दिया गया है और ये आयु की डिफिनीशन दी गई है। और इससे पूछे हुए क्वेश्चन कई हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले ये बताया गया कि आयु ये किन शब्दों किन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि शरीर होगा, इंद्रिय होगा, सत्व होगा और आत्मा, इनके चारों के संयोग से जो चीज बनती है उसे हम लोग आयु बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें मिलकर बनी, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। ठीक है, अब इसके पर्याय भी पूछे जाते हैं। आयु के ये सारे पर्याय दिए गए हैं। धारी है, थोड़ा सा इसमें स्पीड थोड़ी सी तेज होगी। ठीक है, तेज का मतलब क्योंकि चीजें ज्यादा कवर करनी है 5-6 महीने में। ठीक है, तो धारी होगा, जीवित है, नित्यग है, अनुबंध है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आयु के पर्याय हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आयु के पर्याय, तो इसमें ध्यान रखना कि ये सारे धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध एक दूसरे के पर्याय हैं, मतलब आयु की जगह पे इनको भी यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखो, आगे देखोगे तो ये जो है ना, एक यहाँ पे तो इतनी मिल गई। देखो धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध। जब तुम चरक सूत्र 30 पढ़ते हो तो वहां पे एक और पर्याय दिया गया, चेतना अनुवृत्ति। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चेतना अनुवृत्ति किसका पर्याय है, तो आप क्या बताओगे, आयु का पर्याय है। ठीक है, ठीक, किसका पर्याय है, आयु का। तो आयु के पर्याय देखो तो ये हो गए धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध, चेतना अनुवृत्ति। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के पर्याय हैं, आयु के पर्याय हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिंपल भी सही करना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी चीज, पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बताना तुम्हें भूल ही गया, जहां से स्टार्ट मुझे करना चाहिए था, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक, 99.9% मैं गारंटी लेता हूँ कि जैसे बता रहा हूँ मतलब जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद एक एमओसीएच हूँ, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा आयुर्वेद से, जो तुम्हारा खुद का सिलेबस है। ठीक है, तुम्हारा खुद का जो सिलेबस है उससे होगा, प्लस हेल्थ प्रोग्राम उससे होगा, प्लस बस ये दो ज्यादा जरूरी है, इन पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, करंट अफेयर। ठीक है, और यूपी के जो थोड़े बहुत, ये बाद में आता है, ये क्या है, ये बाद में आता है। ठीक, ये दोनों पे तुम्हारा कमांड होना चाहिए, आयुर्वेद और हेल्थ में। ये नहीं कि केवल जीएस के चक्कर में ही हम पढ़ जाएं, क्योंकि मेरे पास इतनी इंक्वायरी आ रही है कि बॉस आप जीएस पढ़ाओगे कि नहीं। जीएस में पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो अच्छा है उसके इसका वो है वो पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसको पढ़िए, लेकिन इसमें ये नहीं कि इसमें 5 घंटा आपको व्यतीत करना है। ठीक है, आधा 1 घंटे बहुत है, आधा घंटा बहुत है पूरे दिन भर में। आपको बाकी समय में आयुर्वेद और हेल्थ प्रोग्राम, मेन तो आयुर्वेद है आपका, और हेल्थ प्रोग्राम में पढ़ाऊंगा, वैसे वैसे पूरा पढ़ लो आराम से। 25 में से 18-20 क्वेश्चन निकलेंगे तुम्हारे। ठीक है, मैं 25 में 25 नहीं कह रहा हूँ, 18-20 निकल जाएंगे, बहुत है, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, 100% हो जाएगा। लेकिन तुम इसमें ये सोचो, जहां पूरी दुनिया घूम रही है कि बस जीएस 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 जीएस, ठीक है, वो आपका फील्ड नहीं है। वो इतना बड़ा संसार है उसका कि आप उसको पूरा तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तैयार करने के बाद आएगा, आप निकाल पाओगे कि नहीं। ठीक है, जो रियलिटी है वो मैं बता दिया, बाकी पढ़ाने को पूरे कोचिंग में सब कुछ चलेगा। ठीक है, आयुर्वेद भी चलेगा, हेल्थ प्रोग्राम भी चलेगा, जीएस भी चलेगा, करंट अफेयर भी चलेगा, सब कुछ होगा। ठीक, लेकिन सिलेक्शन कैसे होना आपका, आयुर्वेद, हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, और करंट अफेयर में पेपर ऊपर पढ़ते ही, बाकी हमारा चैनल है उस पर हमेशा आएगा, करंट अफेयर की अपडेट आएगी, आप देखते रहो। ठीक, तो हम जो शुरू किए थे उसको बता दी, ये ज्यादा जरूरी था। ठीक, अब इस ये देखो मैंने तुम्हें मूल मंत्र बता दिया, बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। ठीक, आगे आ जाओ। तो अब देखो, सभी लोग जानते हो कि आयु क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है कि हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। ये भी जो है
जब चरक सूत्र 30 आप लोग पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। वेद के बारे में सभी लोग जानते हो कि वेद कितने होते हैं। वेद जो है वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट इसमें कॉलम में क्या लिखा गया, अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम याद करना जरूरी होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वेद का उपवेद क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ये दोनों पूछे गए हैं, ये नहीं पूछा जाता। ये वेद तो तुमको जानते ही हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, अब इनके अन्य नाम कैसे याद करोगे, तो ये देखो, ये अथर्ववेद वाला हो गया। ये अथर्ववेद वाला जो है, अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। उसके बाद देखो, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, जैसे ऋग्वेद का अन्य नाम चांदवेद भी बोला गया है, यजुर्वेद का दूसरा नाम रसवेद बोला गया, और सामवेद का दूसरा नाम वितान। इसको एक कोड याद कर लो, 4 वित्ता। ठीक है, 4 वित्ता। ठीक, भोजपुरी में सब लोग जानते हैं बित्ता। ठीक है, जो खेल खेलते थे हम लोग बचपन में, बोलते थे बित्ता, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता। ठीक, तो उस हिसाब से बित्ता बना है। ठीक, तो 4 बित्ता याद कर लो, अन्य नाम होता है। 4 बित्ता मतलब, चा से मतलब चाँद, रस मतलब रसवेद, बीता से मतलब वितान। ये लाइन से याद कर लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये आता ही है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद का दूसरा नाम चा से मतलब चांद, र से मतलब रस, और बीता से, क्योंकि देखो तुमको लिखना नहीं है, वहां तुम्हारे पास क्वेश्चन भी रहता है और आंसर भी रहता है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखकर इस आंसरों में से तुम्हें एक आंसर, सही आंसर ढूंढना रहता है। ठीक, तो अगर तुम्हें एक शब्द भी पकड़ में आ गया तो तुम आंसर लगा दोगे, रटना नहीं है। ठीक, तो इसलिए ऋग्वेद का ये जो अन्य नाम है उसके लिए याद कर लो, 4 वित्ता याद कर लो। ठीक है, 4 वित्ता याद कर लो। ये अथर्ववेद वाले का अलग से ही याद कर लेना। अथर्ववेद को और क्या बोला गया, भैषज वेद। ये आंगिरस पूछा गया है, अथर्विंग भी पूछा गया है। ठीक, क्या हुआ कि माइक माइक सभी लोग आप लोग बंद रखिए। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो मैसेज कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, 4 वित्ता याद कर लो। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। चा से चांग, र से रस, बीता से वितान। ठीक, अथर्ववेद दूसरे नाम जो है अथर्व याद कर लो, ये दोनों पूछे गए, अथर्वणी और आंगिरसी। ठीक, अब इनके आ जाओ दूसरा, उपवेद कौन कौन से हैं, तो इसके लिए एक कोड याद कर लो, धन की स्थापना गंधर्व ने की। ठीक है, धन की स्थापना गंधर्व ने की। तो धन से क्या हो जाएगा, धनुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ऋग्वेद पहले नंबर पे, दूसरे पे यजुर, तीसरे पे साम, चौथे पे अथर्व। ये 3 को हम लोग याद कर रहे हैं, तो 4 वित्ता याद कर लो, 4 वित्ता। और क्या याद कर लो, दूसरा उपवेद के लिए धन की स्थापना किसने की, गंधर्व ने की। तो धनु किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। स्थापना वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का। गंधर्व वेद किसका उपवेद है, सामवेद का। ठीक है, तो 2 कोड याद करना है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तारीख लगाओगे। और दूसरा, अभी से जो तुम लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तारीख लगाना शुरू कर दो। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन रोज डेली लगाना है आपको। ठीक है, एक तरफ से शुरू करो, कोई मेडिकल अफसर नहीं देखना है, कोई पीजी नहीं देखना है। ठीक है, जो भी पेपर है सब लगाना शुरू कर दो, अगर मेरी बात मान रहे तो। ठीक, तो आपको 2 कोड याद रखना, 4 वित्ता और धन की स्थापना गंधर्व की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, एक दूसरे में बैठा, आंसर निकल जाएगा। ठीक, फिर चौथे वाले को अलग से याद कर लो, अथर्ववेद का दूसरा नाम अथर्वणी और अंगिरसी। और ब्रह्मवेद भैंसा कभी पूछा नहीं गया। और ये जरूर पूछा गया, आयुर्वेद किसका उपवेद है, अथर्ववेद का। ठीक है, काल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना है। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना, तो क्या लगाना है आपको, काश्यप ने। इसी तरह से पूछता ही है। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चन में आता है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए कठिन होगा। ठीक, आयुर्वेद को पंचम वेद किसने माना, काश्यप ने माना, इसको याद करना आप लोग। आगे देखते हैं, कुछ कहानी लिखी गई है, पढ़ लो इसको, कि भास्कर संप्रदाय के अनुसार प्रजापति ने चारों वेदों को देखकर आयुर्वेद को पंचम वेद बनाया। ठीक है, और उसको भास्कर को दिया। माइक सभी लोग बंद कर लीजिए।
माइक बंद कर, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो आगे देखोगे, रिकॉर्डिंग ठीक, आगे आप लोग देखोगे क्या लिखा गया है कि जो भास्कर संप्रदाय में थे उनके अनुसार प्रजापति ने चारों वेदों को देखकर आयुर्वेद का पंचम वेद बनाया और भास्कर को दे दिया। भास्कर ने अपनी स्वतंत्र संहिता भास्कर संहिता का निर्माण किया और आयुर्वेद का ज्ञान अपने 16 शिष्यों को दिए। 16 शिष्यों को दिया, ये 16 शिष्यों ने अपनी अपनी संहिता बनाई। ठीक है, अब जो जो संहिता बनाई है ये नीचे देखो 16 संहिताओं के नाम दिए गए। ठीक है, 15 और एक जो अपने वाले थे वो। ठीक है, ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि किस किताब को किसने लिखा है। ठीक है, किस किताब को किसने लिखा है। ठीक, ये जो लिखा है ना, क्या नाम है, 1 2 3 4 5, ये 15 लिखे गए नाम से ना, इनके सभी के किताबों के नाम और उनके राइटर के नाम तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार पूछा गया है। पुराने भी एग्जाम में देखो बहुत बार पूछा गया और फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे लिखा गया, तुमने अभी तक नाम सुना होगा कि धन्वंतरी, ऐसे तुम लोगों ने नाम सुना है ना, काशीराज दिवोदास धनतरी, धनवंतरी। ठीक, ऐसे नाम सुना होगा एक आदमी का कि काशीराज दिवोदास धनवंतरी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तीनों अलग अलग लिखा गया है। यहाँ देखो, धनवंतरी अलग है, दिवोदास अलग है, काशीराज अलग है। ठीक, और इनके किताबों के नाम भी अलग अलग है। तो देखो, आयुर्वेद पढ़ते समय, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, जो जैसे लिखा है याद करना है, उसके क्वेश्चन निकालने हैं और सेलेक्ट होना है। ठीक, तो अब ये दिमाग लगाओ कि ये तो एक गया है, हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। ठीक, हमको आएगा कि दिवोदास ने लिखी, या पूछ सकता है चिकित्सा दर्पण किसने लिखा है, ये पूछेगा। तो इस पे दिमाग लगाओ, इसको निकालोगे कैसे। तो देखो तीनों में लिखा गया, ये तीनों को एक साथ में याद करना है तुम्हें। कैसे याद करोगे, तो देखो सब में चिकित्सा है, इसमें भी चिकित्सा है, इसमें भी चिकित्सा है, इसमें आ गया तत्व। ठीक है, तो धन्वंतरी के त से पक निकालोगे, धन्वंतरी के त से, द से दर्पण है तो दिवोदास लगाओगे, क से कौमुदी है तो काशीराज, ये तीनों को एक साथ याद रखोगे। ठीक, जिसमें तो आएगा उसमें लगाओगे तत्व विज्ञान, चिकित्सा तत्व विज्ञान। जिसमें दर्पण आएगा, द से दर्पण, द से दिवोदास लगाओगे। क से कौमुदी आएगा तो क्या लगाओगे, काशीराज लगाओगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीनों को एक साथ याद करोगे, चिकित्सा तत्व विज्ञान, चिकित्सा दर्पण, चिकित्सा कौमुदी। तीनों में चिकित्सा चिकित्सा कॉमन है। जिसमें तत्व आएगा उसमें धन्वंतरी त, दर्पण से दिवोदास, क से कौमुदी, क से काशीराज। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, क्या नाम है, जब चिकित्सा, यहाँ पे देखो चिकित्सा चिकित्सा आ गया, ये तीनों को तुम लोग एक साथ में याद करना। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक लिखा गया सार तंत्र, बहुत बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसी तरह से मिलता जुलता और भी किताब है जो ब्रैकेट में लिखा गया है। ठीक है, ये तो इनके शिष्य थे, भास्कर के शिष्य थे अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमारो बोला जाता है, कुमार। कुमार केवल एक व्यक्ति नहीं था, दो लोग थे, नासत्य और दृश्य। ठीक, और इन्होंने किताब लिखी है चिकित्सा सार तंत्र। ठीक, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से पढ़ना, ये 15 में कितना टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले ये तीनों को याद करोगे, तत्व रहेगा धन्वंतरी, दर्पण रहेगा दिवोदास, कौन तंत्र। ठीक, सार रहेगा अश्विनी को। अगर यही सार संग्रह हो गया, देखो, ठीक, सार तंत्र है तो अश्विनी कुमार लिखे, लेकिन एक किताब है चिकित्सा सार संग्रह, तो कौन लिखा है इसको, वंगसेन, ये भी पूछा गया है। ठीक, आगे देखो चिकित्सा संग्रह, अब देखो ये सार भी गायब गायब हो गया, तो केवल चिकित्सा संग्रह रहेगा,
तो किसने लिखा है? चक्रपाणी। और इनका काल क्या था? 11वीं सदी था। ठीक है, इसलिए जब इसको याद करोगे तो इसके साथ में ये दोनों भी ध्यान रखोगे कि इस तरह के भी है। क्या समझा तुमने? चिकित्सा सार तंत्र है तो अश्विनी कुमार, सार संग्रह है तो क्या लगाओगे? वंगसेन। अगर सार गायब हो गया, केवल चिकित्सा संग्रह है तो चक्रपाणी। ठीक है, तो ये हो गई चौथी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नकुल और सहदेव को याद कर लो। ठीक है, एक साथ नकुल और सहदेव। वैदक सर्वस्व नकुल ने लिखा है। ठीक है, हारित संहिता को भी वैदक सर्वस्व कहा गया, ये भी क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ। सहदेव व्याधि सिंधु मिवर्धन लिखा है इन्होंने। अब हम लोग याद करेंगे यहां से यहां तक का। यहां से यहां तक जो किताबें लिखी गई हैं और इनके राइटर के लिए एक कोड याद करेंगे। ठीक है, ठीक। यम को ज्ञान था, यम को ज्ञान। ठीक, लेकिन जनक को संदेह। कि च्यवन को जीवन, च्यवन को जीवन। देखो कैसे लिख रहा हूं कोड, वही याद करना है। यम को ज्ञान था, जनक को संदेह था कि च्यवन को जीवन। ठीक, कैसे मिलेगा? ठीक, कैसे मिलेगा? कि जाजल के वेद से, जाजल के वेद से या जाबाल के तंत्र से। ठीक है, यम को ज्ञान, जनक को लेकिन संदेह था कि जेवन को जीवन कैसे मिलेगा? जाजल के वेद से या जाबाल के तंत्र से। ठीक, तो ये इतने निकल जाएंगे। इसके बाद ये नहीं आ पाता है, इसके लिए अलग है। ठीक है, तो ये देखो, यम को ज्ञान, यम से क्या हो जाएगा? मतलब यम नामक आचार्य ने ज्ञानार्णव लिखा है। ठीक, यम को ज्ञान। जनक को संदेह, जनक को संदेह मतलब वैद्य संदेह भंजन, संदेह शब्द आया ना, किसने लिखा है? जनक ने लिखा है, ये दूसरा हो गया। च्यवन को जीवन, तो च्यवन ऋषि ने कौन सा लिखा है? जीवादान नामक किताब लिखी। ठीक है, जाजल के वेद, तो जाजल मुनि का क्या है? वेदांग सार है। ठीक, उसके बाद क्या है? जाबाल का तंत्र, तो जाबाल ने क्या लिखा है? तंत्र सार लिखा। तो ये पांचों किताब हो जाती है हमारी। उसके बाद देखो, निदान का पैल भी खूब पूछा गया है, इसको याद कर लेना। निदान पैल दिया, ऐसे याद कर लेना, ये लिखा गया पैलो निदानम। ठीक, ये भी खूब पूछा गया, इसको याद कर लेना। ठीक, उसके बाद ये तो कम पूछे गए हैं। सर्वसार किसका है? बुद्ध या चंद्रसूत का है। और द्वैध निर्णय तंत्र अगस्त का है। सर्वधर कवत का है। जितना मैंने बताया उतना याद कर लोगे तो ये 16 के 16 तुम्हारे निकल जाएंगे। कैसे निकालोगे? इन तीनों को एक साथ में याद करना है। ठीक, चिकित्सा तत्व विज्ञान दर्पण कौमुदी, तत्व का धन्वंतरी, दर से दर्पण दिवोदास, क से कौमुदी काशीराज। सार तंत्र किसका है? अश्विनी का। ठीक है, और इसी सार तंत्र की जगह सार संग्रह हो जाएगा वंगसेन का, और सार गायब हो जाएगा तो चिकित्सा संग्रह चक्रपाणी का। फिर नकुल और सहदेव का याद कर लो। नकुल ने वैदक सर्वस लिखा और सहदेव ने व्याधि सिंधु मिवर्धन लिखा। फिर एक कोड याद करना है। यम को ज्ञान, जनक को संदेह, च्यवन को जीवन, जाजाल के वेद या जाबाल, जाबाल तंत्र से निदान पैल दिया, जाबाल तंत्र से निदान पैल दिया, ऐसे याद कर लेना। ये निदान किसका है? तो ये पूरा निकल जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद आओ नीचे, और भी कुछ चीजें दी गई हैं। ठीक, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज आप सभी लोग किताब अपनी कलेक्ट कर लेना। आयुर्वेद, ये आयुर्वेद का इतिहास मैं धीरे धीरे करके उसमें पढ़ाता रहूंगा, या नोट्स अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। आप लोग एक ही दो पेज अपना उसको रीड करते रहना। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा आयुर्वेद। अभी उसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे चरक संहिता, स्टार्ट कर देंगे, सूत्र स्थान से स्टार्ट करेंगे। तो चरक का परिचय पढ़ेंगे, फिर पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बुक से पढ़ेंगे और नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, दोनों चीज पढ़ाई जाएगी। आज हम लोग आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं, नहीं तो एक दो दिन और देख लेते हैं, इसमें पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया कि व्यासकृत चरण व्यू प्रस्थान वेद संस्कृत आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। एक आध बार पूछा गया है, ये सब छोड़ो।
ये देखो पूछा गया आयुर्वेद को, जब चरक सूत्र तुम लोग 25 पढ़ोगे, आयुर्वेद को बोला गया है अमृता नाम। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। आयुर्वेद के पर्याय। ठीक, आयुर्वेद के क्या क्या पर्याय है? शाखा है, विद्या है, सूत्र है, ज्ञान है, लक्षण है। ये लक्षण जो है रूप का भी पर्याय होता है और मेड्र को भी बोला जाता है लक्षण। तंत्र और सार ये सभी किसके पर्याय हैं? आयुर्वेद के पर्याय हैं, इसको ध्यान रखना। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैदिक वांग्मय के कितने खंड होते हैं? तो 4 होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। इसको ध्यान रखना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक, तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ। ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है ये कई बार पूछा जा चुका है। जब तुम लोग फोटो देखते हो, ठीक है, धन्वंतरी का फोटो और अश्विनी जी का देखोगे, तो जो उनके हाथों में है, तो अश्विनी के हाथ में जो रहता है वो मधु कलश रहता है, ठीक है, और धन्वंतरी के हाथ में क्या होता है? अमृत कलश होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पुराना। ठीक, आगे ये सब हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, इसको छोड़ो, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, ये पूछा हुआ है कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इसको ध्यान रखना कि वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 108 है। प्रमुख उपनिषद कितने हैं? ये भी पूछा गया है, तो इसको 11 बोला गया है। मैं आपको जितना अंडरलाइन करा रहा हूं उतना ही पहले आपको याद रखना है। ठीक, बाकी लिखे बहुत सी चीजें हैं, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना चाहो तो ये अर्जुन और अमृत कलश वाला याद कर लेना आईएसडी में, और करवीर और डिजिटलिस वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद देखो, वैसे यहाँ से बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे वेद में कहाँ कहाँ पे आयुर्वेद का वर्णन आया है। ठीक है, जैसे ये इतिहास जब आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, फर्स्ट ईयर जब पढ़ते हो, नहीं एक क्वेश्चन आता था कि वेदों में आयुर्वेद कहाँ कहाँ पे, तो वो सब बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वैसे भी हम लोग केवल क्या है ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा चांस नहीं है कि पूछे। इसमें से ये एक पूछ सकता है, ये जो लिखा गया है ना कि वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र, मरुत आदि को दैव भिषक बोला गया है। सर्वाधिक प्रसिद्धि अश्वनी कुमारों को मिला, इनको क्या बोला गया? देवा नाम भिषजो। इसको अंडरलाइन कर लो, ये पूछ सकता है कि देवा नाम भिषजो किसको बोला गया है। ठीक है, देवा नाम भिषजो किसको बोला गया है। नेक्स्ट आ जाओ। ये सब इतिहास तुम्हें पढ़ने का मन करेगा तो पढ़ना, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब कहानी है केवल। अब आ जाओ, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया ना, ये देखो ब्रैकेट में इंद्र के पर्याय दिए गए हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंद्र को सहस्त्राक्ष मतलब 1000 आंखों वाला बोला गया है। सचिपति बोला गया है। बलहंतार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमर प्रभु बोला गया है। अमर गुरु, ये मेष वृषण भी पूछा गया है क्वेश्चन कि इंद्र के ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट पर्याय है कि बलहंतार किसको बोलते हैं, मेष वृषण किसको बोलते हैं, ये सारी उपाधि किसको दी गई है? इंद्र को दी गई है। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भुज स्तंभ नामक रोग किसको हुआ था। ठीक है, तो भुज स्तंभ रोग किसको हुआ था? इंद्र को। ये दो क्वेश्चन खूब रिलेटेड करके पूछते हैं, एक भुज स्तंभ और दूसरा ऊर्ध्व गुद। इसके शब्द में जुड़ा हुआ है गुद, तो जो पढ़ा नहीं रहता है वो सोचेगा, वो पूछा जाता है कि ऊर्ध्व गुद कहाँ की बीमारी है। ठीक है, तो लोग बता देंगे कि गुदा की बीमारी है। नहीं, ये ऊर्ध्व गुद जो है वो सर्वसर मुख रोग है, मतलब मुख रोगों में इसको बोला गया। ये किसको हुआ था? सम्राट अशोक को हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट वाले ये तीनों याद कर लेना आप लोग कि इंद्र के पर्याय कौन कौन से हैं? सहस्त्रार्थ, सचिपति, बलहंतार, मेष वृषण, मेष के समान वृषण वाला जैसे, और इंद्र। भुज स्तंभ नामक रोग किसको हुआ था? तो ये पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? इंद्र को हुआ था। ऊर्ध्वगुद किसको हुआ था? सम्राट अशोक को हुआ था। ऊर्ध्वगुद कहाँ की बीमारी है? तो ये मुख रोग है। नाम में भले गुदा लगा हुआ है, गुदा नहीं लगाना है, मुख लगाना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही सब पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। यजुर्वेद में श्रीपद ये सब छोड़ो, सामवेद कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, अथर्ववेद पे आ जाओ। ठीक है, ये सब नहीं, कल्प सूत्र छोड़ो। ये देखो, अथर्ववेद में उपनिषद 3 बताए गए, प्रश्न, मंडूक और मांडुक, इसको याद कर लो। ठीक है, उपनिषद में ये 3 है, प्रश्न, मंडूक और मांडुक को याद कर लो।
नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये याद कर लो, अथर्ववेद में औषधियां कितने प्रकार की थी? अथर्वणी, आंगिरसी, देवी, मानुष्यजा। इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अंडरलाइन कर लो, वातज विकार को वातिकृत या वातिकार शब्द बोला गया है। पिपली को वातिकृत भेषजी बोला गया और विषाणिका को वातिकृत नाशनी बोला गया है। ये भी तीनों याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। वात के लिए मातरिस्वा, ठीक है, यहाँ पे मातृस्वा बोला गया और सुश्रुत संहिता में मातृस्वा बोला गया है, ठीक। यहाँ पे पित्त के लिए मायु या सुष्म शब्द, ये सब पूछे हुए हैं। पित्त के लिए पिछले ही शायद एमओ में पूछा गया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पित्त को मायु या सुष्म भी बोलते हैं और कफ को श्लेष्मा, अभ्र या बलास भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये आप लोग याद करना, इसको क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूं उतना पहले तुम्हें तैयार करना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। हृदय जानते ही हो पुंडरीकार होता है, 9 द्वार वाला होता है, 9 द्वार को जरूर याद कर लेना, ठीक। अथर्ववेद में रोग 2 प्रकार के बताए गए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सपथ्य और वरुण। सपथ्य किसको बोलते हैं? आहार आदि निमित्तज, मतलब आहार जो हम खाते पीते हैं उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको अथर्ववेद में सपथ्य बोला गया। और साप आदि, पहले क्या था, ऋषि महात्मा लोग श्राप दे दिया करते थे, तो उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न होती थी उसे वरुड़े बोलते थे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, किसी का मैसेज आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखो, यहां पे कुछ अथर्ववेद में बताया गया है, जैसे कि ये सब छोड़ो, नेक्स्ट आ जाओ। ये ब्रैकेट वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया है, एक शब्द आता है जब सुश्रुत संहिता आप लोग पढ़ोगे कि पुंडरिक साध अधोमुखम, ठीक है, पुंडरिक के समान और अधोमुख वाला, ठीक है। अधोमुख, इसका मुख नीचे की तरफ, ऐसे मतलब उस आकृति वाला होता है, ठीक है। तो अधो ये किसके लिए बोला गया? हृदय के लिए बोला गया, इसको ध्यान रखना। बाकी देखो यहाँ पे, वैसे तो ये हम लोग चरक में पढ़ेंगे ही, विमान स्थान में, जनपदो ध्वंस वाले चैप्टर में, कि चरक ने जनपदो ध्वंस शब्द यूज किया है, सुश्रुत ने मरक और भेल ने इसी जनपदो ध्वंस को जनमार बोला है, ठीक। बाकी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ऋतु संधि, ऋतु संधि का वर्णन किसने किया? संग्रह और हृदय, मतलब अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में आया है। और ये कितने दिनों का होता है? 14 दिन का होता है। ये 14 दिन कैसे आते हैं? तो ये 7-7 का मतलब क्या हुआ कि जो खत्म हो रही है उसके लास्ट 7 और जो प्रारंभ हो रही है उसके 7, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? ऋतु संधि बनाते हैं, ठीक। सारंगधर ने एक यमद्रष्टा का वर्णन किया है, ठीक, और वो बोला कि 16 दिन का होता है। ये 16 दिन का क्या होता है? कार्तिक के लास्ट 8 दिन और अगहन के प्रारंभ 8 दिन, ये दोनों को मिलाकर 16 दिन जो बनता है उसे यमद्रष्टा बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया स्व अल्प भुक्तो ही जीवितम, कि इस टाइम पे जो कम खाना खाएगा वही जीतेगा। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये श्लोक रख दिया जाता है कि स्व अल्पो भुक्तो ही जीवितम किसके रेफरेंस में आया है? तो आप क्या लगाओगे? यमद्रष्टा लगाओगे। यमद्रष्टा का वर्णन किसने किया? सारंगधर ने किया। यमद्रष्टा कितने समय का होता है? 16 दिन का होता है। कौन से 16 दिन होते हैं? तो कार्तिक के लास्ट 8 दिन और अगहन के प्रारंभ के 8 दिन, ठीक है। तो ये दोनों क्या मिलाकर हो जाते हैं? 16 दिन होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। एक बार ये बता दो, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है और स्लो पढ़ाना है, मतलब फास्ट तो नहीं हो रहा है, तेज तो आवाज की तेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है सभी को? इसमें मैसेज डालो। सर नहीं, सर नहीं, एकदम नहीं सही है नहीं सर, सही है एकदम। ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो इतनी स्पीड से नहीं चलेंगे तो सारी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि सारी चीजें एक बार पढ़ लिया जाए, अगर समय रहेगा तो फिर रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक। चलो देखते हैं आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां पे देखो एक शब्द लिखा गया है,
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो लिखा है ना, मूत्रवह नलिकाओं में गबनी शब्द ये किसके लिए यूज किया गया? यूरेटर के लिए, इसको ध्यान रखना। और क्या लिखा गया? गवनिका, फेलोपियन ट्यूब को बोला गया, इसको ध्यान रखना, ये दोनों को ध्यान रखना, क्योंकि मिलते जुलते हैं ना, जहां तुम कंफ्यूज होगे वहीं पे क्वेश्चन बनता है, ठीक, और उसी क्वेश्चन को तुम्हें निकालना है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे अंडरलाइन करो, इसको याद करना। वनस्पतियों का पिता किसको बोला गया है? अंतरिक्ष को। और वनस्पतियों का माता पृथ्वी को। और वनस्पतियों का मूल समुद्र को। ये तीनों याद कर लो। सोम को औषधियों का राजा बोला गया और तलाशा को वृक्षों की रानी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये पूरा याद करना है तुम्हें। ये जो चारों लिखे गए ना, कांकायन कौन थे? वाहिक देश के निवासी थे, बाहरी देश के निवासी। वाहिक का मतलब बाहरी देश के निवासी थे, और इनको बोला गया प्रथम यूनानी चिकित्सक थे। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि प्रथम यूनानी चिकित्सक कौन है, तो कांकायन। प्रथम यूरोपीय चिकित्सक कौन है, तो हृदयाच। प्रथम मतलब चीनी चिकित्सक कौन है, तो पैंगी। और मिस्र देश की चिकित्सा पर प्रथम आचार्य मिस्र देश के कौन थे चिकित्सक? थॉथ। ठीक है, तो ये जो है ये चारों को आपको याद रखना है, ठीक। कि वाहिक देश के कौन? यूनानी चिकित्सक कौन? कंकायन। यूरोपीय कौन? हिरडाक्स। चीनी कौन? पेंगी। चिंग पैंग तो तुमको पता ही चल जा रहा है, वैसा कुछ निकालने नहीं। मिस्र का थोथा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, मिस्र का थोथा। चिंगपोंग याद कर लो, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो क्वेश्चन लिखे गए ये कई बार पूछे गए, वैसे जब कामला रोग पढ़ोगे तो ये मिलेगा तुम्हें, ठीक है। कि एक प्लांट होता है द्रोड़ पुष्पी, उसके स्वरस का आंखों में अंजन लगाने से कामला सही हो जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका अंजन लगाने से कामला सही हो जाएगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा द्रोड़ पुष्पी का स्वरस, ठीक है। या स्वरस वाले में तुम ये पढ़ोगे, भैंसज कल्पना जब पढ़ोगे अभी, तो स्वरस जब पढ़ोगे तो उसमें भी ये मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्वरस में कि द्रोड़ पुष्पी का स्वरस अंजन में लगाने से कामला सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कामला रोग में ही बताया गया कि भ्रूकिटी के मध्य में दहन करने से, ठीक है, क्या हो जाएगा? कामला सही हो जाता है, ठीक। ये तो उतना नहीं पूछा गया, ये नीचे वाली लाइन छोड़ो, ये वाला याद कर लेना। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा वेदों में आयुर्वेद, मतलब वेद में कहां कहां पे आयुर्वेद की चीजें आई हुई है, उसको हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, जब बीएमएस में फर्स्ट ईयर में आए होगे तो आयुर्वेद का अवतरण, आयुर्वेद कैसे अवतरण हुआ। अब हमको कहानी नहीं लिखना है, हमको आंसर सही लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखो, प्रथम संहिता किसको बोली गई? ब्रह्म संहिता को बोली गई। और सबसे बड़ी संहिता कौन है? क्षारपाणी संहिता, लेकिन है ही नहीं, अप्राप्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूलोक पर आयुर्वेद का उपदेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारद्वाज। और इनका दूसरा नाम था उग्रतपा। एक का नाम है दीर्घतपा। कौन है ये दीर्घतपा, कोई बता सकता है? उग्रतपा तो भारद्वाज का नाम है, दीर्घतपा किसका नाम है? आंसर दो। धन्वंतरी। धन्वंतरी जी। सभी लोग लिखो, अभी तो पता चल जाएगा। लिखो लिखो लिखो, देखो। ठीक है, दीर्घतपा जो हैं वो धन्वंतरी जी हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। उग्रतपा कौन है? भारद्वाज। और दीर्घतपा कौन है? धन्वंतरी। ठीक, आगे आते हैं। देखो, अभी तो यहाँ चरक का लिखा गया है कि चरक का आयुर्वेद अवतरण, लेकिन आयुर्वेद अवतरण किसी का भी हो, पहले 4 स्टेप सभी में कॉमन है, ठीक है। चाहे वो चरक का हो, चाहे सुश्रुत का हो, चाहे वाग्भट का हो, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। क्या याद करना है तुम्हें? बड़ाई याद करना है, BDAI। पहले 4 स्टेप तुम्हें याद रखने हैं कि सबसे पहले बी से मतलब ब्रह्मा जी आए,
फिर डी से कौन आया, दक्ष प्रजापति, फिर ए से कौन आया, अश्वनी कुमार, और आई से कौन आया, इंद्र। तो ये बड़ाई सब में कॉमन रहेगा, ये 4 स्टेप सब में रहेगा। इसके बाद जिसके जो ऋषि हैं उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो जो चरक संहिता है इसमें 2 जगह पे आयुर्वेद अवतरण दिया गया है। पहला चरक सूत्र पहला पढ़ोगे उसी में मिल जाएगा, और दूसरा मिलेगा चरक चिकित्सा के पहले चैप्टर के चौथे पाद में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लिखा गया है, पहले कौन है, बी, फिर दक्ष प्रजापति डी, फिर अश्वनी कुमार ए, फिर आई। यहां तक देखो कॉमन है। उसके बाद सुश्रुत का देखो, इनमें भी वही कॉमन है, पहले बी, फिर डी, फिर ए, फिर आई। फिर देखो डल्हड़ जाए जो हो, ये तो बाद में पढ़ लेंगे। फिर अष्टांग संग्रह जाओ, इनमें भी देखो बी, फिर डी, फिर ए, फिर आई। आगे का नहीं पढ़ रहे हैं हम, तुमको पहले बेसिक बता रहा हूँ। अष्टांग संग्रह है, उसमें भी बड़ाई याद करना। अष्टांग हृदय देखो, इनका जैसे एग्जाम में तुमसे कोई कठिन क्वेश्चन बनाने के लिए तुमसे पूछ ले कि अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद अवतरण में इसके बाद कौन आए, तो क्या बताओगे। तो उसी चीज के डर को निकालने के लिए बता रहा हूँ। क्या है, बड़ाई सब में कॉमन है। देखो अष्टांग हृदय में भी बी, डी, ए और आई, ठीक। काश्यप संहिता में देखो, ठीक है। यहाँ देखो दक्ष प्रजापति नहीं है, यहाँ थोड़ा सा अंतर है काश्यप विमान स्थान में, लेकिन इतना डीप नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस हम लोग। तो अब हो गया बड़ाई, तुम्हें याद हो गया, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र, ठीक। जब चरक सूत्र फर्स्ट था तो वहां पे बीच में आते हैं भारद्वाज, और ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि भूलोक पर आयुर्वेद का उपदेश करने वाले प्रथम, इनको कौन, इनको सभी लोग भेजे थे, जाओ स्वर्ग पे आयुर्वेद का अध्ययन करके इंद्र जी से आओ और आके फिर पृथ्वी पे बताओ, ठीक। तो भारद्वाज जी गए अपना ज्ञानवान लेके, भूलोक पे कौन लाए थे, यही भारद्वाज जी ले आए थे। इनको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्वर्ग और पृथ्वी लोक के कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। पृथ्वी पर यही आयुर्वेद ले आए हैं भारद्वाज जी, ठीक। और ये ले आके दे दिए किसको, पुनर्वसु आत्रेय को। और आत्रेय जी ने क्या किया, अपने 6 शिष्यों को दे दिया। इनके 6 शिष्य कौन थे, देखो, अग्निवेश, भेल, जत्तुकड़, हारित, पराशर और छारपड़ी। इसमें से ये अग्निवेश ज्यादा चालाक निकल गए, इन्होंने अच्छी किताब लिख दी, लिखी तो सभी ने लिखी, लेकिन ज्यादा फेमस किसकी हुई, अग्निवेश की, ठीक है। ये चरक वर्ग अपना लिखे। जब चरक चिकित्सा पढ़ते हो तो यहाँ पे देखो इंद्र, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ भारद्वाज नहीं है, ये ध्यान रखना है। जब चरक चिकित्सा में आयुर्वेद अवतरण बताया गया तो भारद्वाज का नाम ही काट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है पुनर्वसु आत्रेय को इंद्र जी ने दिया और उसी 6 शिष्यों को दिया है, ये ऐसा वर्णन मिलता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। चरक संहिता में 2 जगह पे आयुर्वेद अवतरण आया है, चरक सूत्र फर्स्ट में और चरक चिकित्सा फर्स्ट में। दोनों में अंतर क्या है, ऊपर वाले में भारद्वाज हैं जो कि पृथ्वी लोक पर ले आए, और यहाँ डायरेक्ट इंद्र जी ने आत्रेय को दिया है, ठीक। 6 शिष्यों को दिया है, 6 शिष्यों के नाम याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ सुश्रुत। अब सुश्रुत में भी वही बड़ाई तुम्हें याद रखना है कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आयुर्वेद अवतरण पूछे तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी, इंद्र और धन्वंतरी। अरे इंद्र यहाँ बड़ाई हो गया। अब इनके कौन मेन गुरु थे, जैसे कि चरक संहिता में आते हैं तो आत्रेय का नाम आता है, और सुश्रुत में क्या नाम आता है, धन्वंतरी। सर्जरी वाले थे ना आदमी, तो धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी ने फिर अपने चेले लोगों को दिया, ठीक है। उनके कितने लोग थे, आगे देखो नाम लिखा गया, ठीक है। इनके कौन कौन से थे, तो इनके देखो ये नाम दिया गया ना, औरभ, औपधेनो, पौष्कलावत, करवित, गोपुर, अक्षु, वैतरण और सुश्रुत। इसमें एक सुश्रुत भी थे, ठीक, इन्होंने भी लिया। जब चरक संहिता पढ़ोगे तो उसके श्लोक में आता है पहले ही चैप्टर में, जब डल्हड़ उसके ऊपर टीका किए। सुश्रुत ने तो आयुर्वेद अवतरण में बता दिया कि देखो बड़ाई बता दिया पहले, बी, डी, ए, आई। ब्रह्मा हो गए, दक्ष प्रजापति, अश्विनी और इंद्र। इंद्र ने दे दिया किसको, धन्वंतरी को, और धन्वंतरी ने अपने शिष्यों को दे दिया, ये जो इनके 7 शिष्य थे, औपधेनो और इन लोगों को। अब आते हैं डल्हड़, जैसे कि डल्हड़ जैसे तुम लोग सुने होगे नाम टीकाकार के, अभी आगे पढ़ोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है टीकाकार। टीकाकार कौन होता है, जैसे कोई संहिता लिख दी गई, जैसे किसी गुरु ने लिख दी कोई किताब है, अब उसके ऊपर वो क्या करते हैं,
उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक एक शब्द को, तो वो टीकाकार कहलाते हैं। तो चरक संहिता पे टीका लिखने वाले थे डल्हड़, बहुत से लोगों ने लिखा है, एक डल्हड़ नाम के भी आचार्य थे, उन्होंने भी लिखा है। तो जब उनका श्लोक पढ़ोगे तो उसमें एक शब्द आता है, ये आचार्यों के नाम लिखने के बाद आता है शब्द प्रभितादि। क्वेश्चन पूछा गया प्रभितादि, प्रभित्यादि का मतलब इत्यादि, मतलब इन्होंने सुश्रुत ने अपने श्लोक में इत्यादि शब्द जोड़ दिया। तो इस इत्यादि शब्द को एक्सप्लेन किया डर्नर ने, बोला 5 शिष्य और थे, ठीक है। डर्नर ने बोला कि जो ये धनवंतरी ने 7 शिष्य को दिया और इत्यादि शब्द जोड़ दिया, तो इसमें डर्नर ने 5 को और जोड़ दिया, ये 5 लोग और थे, कायन, गार्गव, भालव, भोज और निमि, ये भी पूछा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये देखो नीचे कोड लिखा गया, काका ने गर्ग को गाली दी, भोज निमि को क्या, तो ये पांचों के नाम आ जाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भोज संहिता शल्य से संबंधित है, बाकी जो है ये 4 सालाक्य वाले हैं। मतलब ये जो भोज हैं ये सर्जरी से रिलेटेड है, बाकी ये जो चारों क्या है सालाक्य वाले हैं, आंख कान नाक गला वाले हैं, और ये क्या है सर्जरी वाले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अष्टांग संग्रह में देखो वही बटाई है, और इसमें कुछ नहीं है, भारद्वाज निमि और ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी है, चरक सुश्रुत का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ये सब छोड़ो, अभी यहां से नहीं पढ़ना है, ये पशु चिकित्सा भी छोड़ो। ये वाला, ये जो ब्रैकेट है इसको देखना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वैद्य, ये वाला अपूर्व वैद्य अष्टांग हृदय में ब्रह्मा के लिए आया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला ही श्लोक में है, अपूर्वाय वैद्य ऐसे कुछ करके श्लोक है। तो उसमें बोला गया है कि अष्टांग हृदय में ब्रह्मा के लिए ये शब्द बोला गया है। प्रथम देव भिषक, अब देखो एक क्वेश्चन आता है भिषजा नाम, अभी देवा नाम भिषजा था ना, किसको बोला गया था, अश्विनी कुमार को, और प्रथम देव भिषक किसको बोला गया है, रुद्र को। ये क्वेश्चन पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें, देवा नाम भिषजो किसको बोला गया है, अश्विनी कुमार को, और प्रथम देव भिषक किसको बोला गया है, रुद्र को बोला गया है, ठीक है। एकम वैद्य अष्टांग संग्रह ने भगवान बुद्ध के लिए बोला गया, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें एक साथ में याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है और सिंपल क्वेश्चन, सिंपल नहीं करना है। उसके बाद देखो एक किताब है अंजन निदान, कई बार पूछा जा चुका है, अग्निवेश ने लिखा है, ठीक। निदान शब्द जुड़ा हुआ है तो इसी से मिलता जुलता सिद्धांत निदान है, ये भी पूछा जाता है, गणनाथ सेन ने लिखा है। और एक इसी तरह ये तो नहीं पूछा गया, ये तीसरा वाला नहीं पूछा गया है, लेकिन ये दोनों पूछे जा चुके हैं कई बार, 10-20 बार पूछे गए हैं। निदान और से अंजन से अग्निवेश, सिद्धांत निदान, गणनाथ सेन, ये याद कर लेना ये दोनों। हंसराज निदान ये तो नहीं पूछा गया है, लेकिन बस देख लो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखो अनेकांतवाद या स्यायवाद, ये पढ़ाया जाएगा, जैन दर्शन में बताया गया है, बस ऐसे याद कर लो इसको। ये छोड़ो, ये अभी उसमें पढ़ाया जाएगा, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, बस वो पढ़ाया जाएगा, पंचकर्मा तो बताया जाएगा, ठीक है। गज गज आयुर्वेद ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, प्रवर्तक पालकाप्य, गज आयुर्वेद को अंडरलाइन कर लो, बस इसको छोड़ो। अब देखो ये जैसे लिखा गया यहाँ पे, देखो कुछ चीजें लिखी गई हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, अभी पारिक पढ़ोगे तो फिर पढ़ाया जाएगा, ये पारिक का ही है समझ लो, ठीक है। ये जब पारिक पढ़ोगे ना, जैसे पारिक जब पढ़ोगे तुम लोग, तो उसमें लिखा गया है कि शल्य तंत्र का ग्रंथ है, जैसे क्वेश्चन एक पूछ लेता है ना ऐसे कि वैतरण तंत्र है कौन से मतलब डिपार्टमेंट से है, शल्य से है, शालाक्य से है, कौमार वृत्त से है, ठीक है। तो ये शल्य तंत्र के सभी ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता तो जानते ही हो, शल्य तंत्र हो गया, औपधैनव, औरभ्य, ये सब तो उनके चेले ही तो थे, औपधैनव, औरभ्य, पौष्कलावत, वैतरण, भोज तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। जो नहीं निकलता है वो कौन सा है, ये भालुकी तुम्हें लगेगा कहां से पूछ लिया गया, ठीक है। वृद्ध भोज तंत्र, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये कृतवीर करवीर ये निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे इसको अंडरलाइन, कपिल तंत्र को स्पेशली नहीं, ये सब शल्य तंत्र के हैं, ठीक है, ये सब शल्य तंत्र के बुक हैं, ठीक है। वैसे तो तुम ये जानते ही हो ना कि सुश्रुत के साथ में जो उनके साथी थे उनका नाम क्या था, औपधैनव, औरभ, पौष्कला, वैतरण, भोज, नेमी का, ये सब तो थे ही, तो निकाल ही लोगे। तुम हमको जो क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा वो क्या, कभी पूछ लिया भालुकी तंत्र किससे रिलेटेड है, कपिल तंत्र पूछ लेगा या गौतम तंत्र पूछ लेगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे।
इन तीनों को अंडरलाइन करो और इसको याद रखना कि ये सब शल्य तंत्र के ग्रंथ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। उसी तरह शालाक्य के कौन कौन से हैं, तो देखो अभी तुमने पढ़ा वो 4 नाम पढ़े थे ना, निमि, गालव, ठीक है, गार्गव, ठीक है। बाकी अभी जब शालाक्य पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें विदेह मिलेंगे। मेन विदेह देश के राजा निमि, ठीक है। कि शालाक्य तंत्र के आप दृष्टा कौन है, विदेह देश के राजा निमि। तो विदेह तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, निमि अपने आप याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो अभी याद कर लो कि शालाक्य तंत्र के आद्य उपदेष्टा कौन थे, विदेह देश के राजा निमि थे, ठीक। बाकी देखो शालाक्य क्या आंखों वाला है, ठीक है, तो इसमें चक्षु से निकाल ही लोगे, ठीक है। सौनक को अंडरलाइन करना कर लो, लेकिन अभी जब पढ़ोगे शालाक्य तो आता है ये सब नाम। इसमें जो तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करेगा वो कृष्ण आत्रेय तंत्र करेगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अभी जब शालाक्य पढ़ाया जाएगा तो ये सब निकल जाता है कि विदेह, निमि, गालव, कराल, कात्यायन, ये सब सब नाम आएंगे तुम्हें शालाक्य जब पढ़ोगे तो समय समय पर ये नाम आते रहेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। जो कंफ्यूजन करता है कि कृष्ण आत्रेय तंत्र कौन से तंत्र से है, शल्य से है कि शालाक्य से, किससे, ठीक। अभी पिछली बार ये पूछा गया था कौमार भृत्य से रिलेटेड वाला, ठीक। इसके लिए एक ट्रिक लिखा गया, तो कुमार ने जीवित हिरण को पर्वत से बंधक बनाया, ठीक है। तो इसमें सब आ जाता है, ठीक। कि क्या क्या है, देखो पहले तो काश्यप संहिता तो अपने आप निकल जाएगा। काश्यप संहिता जो होती है कौमार भृत की प्रधान तंत्र होती है। बाकी ये तुम्हें कंफ्यूजन करेगा। वैसे जीवक भी क्या होते हैं, जीवक भी जो ऋषिक हैं वो कौमार भृत वाले हैं, ठीक। ये दोनों निकल जाएगा। ये पूछा गया पर्वत और बंधक तंत्र पूछा गया था शायद, या हृदयाक्ष पूछा गया था। तो इसके लिए याद कर लो, ऐसे हम लोग याद कर लेते थे। एक इसमें बाल तंत्र भी है, ये यहाँ नहीं लिखा है शायद, बाल तंत्र भी है कि बाल कुमार ने, ठीक है, बाल कुमार ने जीवित हिरण को पर्वत से बांधा, ऐसे याद कर लो या जैसे भी याद कर लो। तो उसमें सारा आ जाएगा, पर्वत से पर्वतक तंत्र हो जाएगा, बंधक से बंधक तंत्र हो जाएगा, बाल से बाल तंत्र, कुमार से कुमार तंत्र, जीवित से जीवक तंत्र, हिरण से हिरण्याक्ष तंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि कौन कौन से तंत्र कौमार वृत्त के हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अगत तंत्र वाला भी पूछा गया था। ये शायद आलम्बायन पूछा गया था, नहीं आलम्बायन या बृहस्पति संहिता किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारा, ये वाजीकरण वाला है, यहाँ से कट कर लेना, ये पूरा है। सनक संहिता, गरुड़ संहिता, लाट्यायन संहिता, आलम्बायन, उसन, बृहस्पति। अब यहाँ देखो काश्यप संहिता फिर आ गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। आलम्बायन बृहस्पति पूछा गया है, ठीक है, कि आलम्बायन संहिता किससे रिलेटेड है। पूछ देगा कौमार वृत्त है कि शल्य है कि शालाक्य है कि अगत तंत्र है, तो आप क्या लगाओगे, अगत तंत्र लगाओगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, आलम्बायन को याद रखना, बृहस्पति को याद रखना, को याद करना, कनक, गरुड़ गरुड़ और उसन को, ये 6 को याद कर लेना, ठीक है। किसकी संहिता है ये, अगत तंत्र की है, इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों आपको याद रखना है, शल्य, शालाक्य, कौमार और अगत तंत्र। उसके नीचे ये देखो सिंपल सा है, आप लोग जानते होंगे बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, ठीक है। तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं, चरक संहिता आती है, इनके पिताजी के नाम क्या था, विशुद्ध। और ये किसके सिद्ध शिष्य थे, कोई बताएगा, इनके गुरु का क्या नाम था, वैशंपायन। वैशंपायन, ठीक है, वैशंपायन। बस इतना याद रखना है आपको। सुश्रुत संहिता में इनके पिताजी का नाम विश्वामित्र था। अष्टांग हृदय मतलब उनके वाग्भट के पिताजी नाम सिंहगुप्त था। ये जो तीनों हैं संहिताएं बृहत्त्रयी हैं, चरक है, सुश्रुत है, अष्टांग हृदय, ठीक। इनके पिता का नाम विशुद्ध, चरक के, सुश्रुत के विश्वामित्र और अष्टांग हृदय के सिंहगुप्त। लघुत्रयी पे आ जाओ, माधव हो गया, सारंगधर हो गया, भाव प्रकाश हो गया, ठीक है। माधव करके कौन थे, इंद्रकर, सुनु, ठीक है। सारंगधर के कौन थे, दामोदर, और भाव प्रकाश के लटकन मिश्र, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग, ये सब छोड़ो। अब देखो, आज पहली क्लास है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे चरक संहिता के, ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नीचे देखोगे तो ये टीकाकार दिए गए, ये क्वेश्चन चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये जो 6 संहिताएं हैं ना, इनके जो टीकाकार को याद करना बड़ा जरूरी होता है। ये एक क्वेश्चन फिक्स होता है, कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से आता जरूर है। चरक, सुश्रुत, अष्टांग, माधव, सारंगधर और भाव प्रकाश, ये जो 6 हैं, इनकी जो टीकाएं हैं, ठीक है,
उन टीकाओं के राइटर कौन है, कौन सी टीका है, इसको याद करना होता है। हम लोग एक एक करके याद करेंगे, ठीक है।